चुनावों की दहलीज पर खड़े बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार किसका 2020 में कौन सा गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। इस सवाल के अलग अलग पहलुओं के जवाब ढूंढते हुए, अलग अलग पहलुओं पर बात करते हुए हमारे एक्सपर्ट हैं संजय कुमार, जो सीएसटीएस में प्रोफेसर हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी रणनीति के एक्सपर्ट हैं, और जैसा मैंने बताया कि वो कई किताबें लिख चुके हैं चुनावों से जुड़ी हुई। सर, सबसे पहले आजकल हम देख रहे हैं कि चुनावों की घोषणा होने वाली है और बिहार में गठबंधनों को लेकर मार मची हुई है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ तलवार तानी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में जो है वो उथल पुथल मचा रहे हैं। वाम दल जो है वो भी महागठबंधन में सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी आखिर क्यों मोहताज है ये हम पार्टी की, चिराग पासवान की? कुल मिला के ये महागठबंधनों का क्या गणित है, मौजूदा बात करें तो? अ, एक कहावत है, कहते हैं किस्सा कुर्सी का। ये सारा खेल जी। कुर्सी का है और कुर्सी हम्म। तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि बिहार की पार्टियां गठबंधन करें। अ, अगर पार्टियों ने गठबंधन नहीं किया, बिहार में तमाम तरह की पार्टियां हैं। दो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, जेडीयू और आरजेडी, और इसके अलावा तमाम रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसका जिक्र आपने किया नीरज जी। उपेंद्र जी। कुशवाहा जी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी है। तमाम एलजेपी का जिक्र आपने किया, जिसको आजकल चिराग पासवान लीड करते हैं। ये तमाम पार्टियां हैं और इन तमाम पार्टियों के पास, किसी पार्टी के पास ना जनाधार नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव जीत सके, अपने दम पे बहुमत ला सके। यही वजह है कि पिछले 30 साल की राजनीति में, अगर बिहार की राजनीति को देखें, तो पार्टियों के लिए एक मजबूरी है। कोई भी पार्टी स्वतः बिल्कुल खुश होकर के गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनकी अ, जो इनेबिलिटी है कि एक अकेले लड़के चुनाव जीत सकें। यही वजह है कि बिहार में पार्टियों का के गठबंधन का होड़ लगा है, और कौन किसके तरफ जाता है, ये खेमा अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है और ये अभी भी फ्लूइड दिखाई पड़ता है। सर, जो युवा वोटर हैं, जो यंगस्टर्स हैं बिहार के, वो हमसे ये पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ये जो इतनी कद्दावर जोड़ी है, इसमें इतना दम नहीं है कि ये मिलके जीत सके? आखिर इन्हें चिराग पासवान के नखरे क्यों उठाने पड़ते हैं? आखिर इन्हें हम पार्टी को, जीतन राम मांझी को जो धोखा देकर चले गए थे एक बार, उनके लिए फिर आगे, उनके आगे हाथ पैर क्यों जोड़ने पड़ते हैं? देखिए, चुनाव, कोई भी पार्टी या गठबंधन चुनाव जब लड़ती है तो वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई भी 1% गैप इसमें छोड़ दिया जाए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं छोड़ा जाए। ये जरूर है, जिन दो पार्टियों का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जेडीयू और बीजेपी, दोनों का गठजोड़ मेरे हिसाब से तो एक बहुत मजबूत गठजोड़ है। लेकिन जिन दो पार्टियों का आपने जिक्र किया, जिसकी खींचतान लगी हुई है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों पार्टियों का जनाधार दलित मतदाताओं के बीच है। और अलायंस चाहती है, बीजेपी जेडीयू अलायंस चाहती है कि ये दलित मतदाता, जो बिहार में तकरीबन 15% हैं, ऐसे तकरीबन 30-40 कंस्टिट्यूंसी है जहां पे इनकी तादाद 20% से भी ज्यादा है। तो ये एक प्रयास है कि इन दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में रखा जा सके, जिससे चुनाव की जीत सुनिश्चित की जा सके। यही वजह है कि लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, दोनों को अपनी ओर लुभाने के लिए और कम से कम एक को अपने खेमे में रखने के लिए नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किया है। और पिछले दिनों जो भी नखड़े या जिस तरह का अटैक एलजीपी चिराग पासवान ने किया है नीतीश कुमार के पर, इसके बावजूद उनकी कोशिश है कि वो उनके पाले में रहे, उनके पक्ष में रहे, जिससे दलित वोट उनके साथ खड़ा रहे। सर, बीजेपी अगर सवर्णों की राजनीति करती है और नीतीश कुमार अगर महादलितों की कुर्मी कोरी वोट का झंडा बुलंद करते हैं, और जैसा आपने बताया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी यही वो करते हैं, यही राजनीति करते हैं, तो कुल मिलाकर ये हम जिन्हें तथाकथित अगड़े कहते हैं, मैं नहीं जानता क्यों कहते हैं, कोई अगड़ा और कोई पिछड़ा क्यों हो भला, इंसान होने के नाते, लेकिन फिर भी हम जिन्हें अगड़ा कहते हैं और जिन्हें पिछड़ा कहते हैं, ये एनडीए का गठबंधन वो उनको मिलके बनता है। और जो महागठबंधन आरजेडी की अगुवाई वाला है, वहां वो ओबीसी यानी यादवों की और मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, और कांग्रेस कुछ हद तक अगर छोटा मोटा वोट स्वर्ण जातियों का ले पाती है। यही कह रहे हैं आप?
देखिए, पार्टियां गठबंधन क्यों कर रही है? मैंने पहले कहा कि पार्टियां गठबंधन इसी के लिए करना चाहती हैं क्योंकि अपने दम पर उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है। तो सीधा सीधी जी। सीधी बात है, पार्टियां चाहती हैं कि अगर अपने दम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता तो ऐसा क्या प्रयास किया जाए जिससे अधिक से अधिक वोट अपने खेमे में लाया जाए। और तो पार्टियां यही प्रयास करती हैं कि अधिक से अधिक वोट उनके पाले में आए जिससे वो चुनाव जीत सकें। और अधिक से अधिक वोट अपने पाले में लाने के लिए उनको एक सामाजिक गठजोड़ करना पड़ता है। अलग अलग पार्टियों का जनाधार अलग अलग है। आपने सवर्णों का जिक्र किया जिसकी बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को जाता है। आपने हम्म, कुछ अदर बैकवर्ड कास्ट के कुछ हिस्सों का जिक्र किया जिनका बड़ी संख्या में नीतीश कुमार की पार्टी को जाता है। इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन इसी के लिए किया और इस तरह के तमाम गठबंधनों की हम बात कर सकते हैं जिससे ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण बने जिससे दोनों समुदायों का वोट जो अलग अलग दोनों पार्टियों को मिलता है एकजुट हो जाए जिससे ये गठबंधन चुनाव जीत सके। तो पार्टियों का गठबंधन एक सामाजिक गठबंधन बनाने के लिए किया जाता है और इस सामाजिक गठबंधन बनने के कारण ही अलायंस जो है वो मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर सकती है। तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या ये छोटे राज्यों में जरूरत नहीं होती है गठबंधनों की, बड़े राज्यों में होती है? ये हमारे देश भर में ये एक नियम है या फिर बिहार खास तौर पे एक खास केस है? इसका संबंध छोटे और बड़े राज्यों से नहीं है। इसका संबंध नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट, कंटेस्ट किस तरह का जी। है। अगर आप उन राज्यों की तुलना से उन राज्यों की बात करें जिन राज्यों में बाईपोलर कंटेस्ट है, दो ही पार्टियां हैं, दो में मुख्य पार्टियां हैं और शायद छोटी जी। छोटी और पार्टियां दो चार और हो सकती हैं। और कुछ ऐसी राज्यों का जिक्र करें जहां पे कि तमाम तीन चार कम से कम बड़ी पार्टियां हैं। तो ऐसे राज्य जहां पे दो जी। मुख्य पार्टियां होंगी वहां पे गठबंधनों का ज्यादा रोल नहीं रहता। हाँ। और हम इस बात का जिक्र कर सकते हैं, आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली में कहने को हम तीन पार्टियां जी। कह सकते हैं लेकिन कांग्रेस अपने बिल्कुल हाशिए पे चली हाँ। गई है और इसी के लिए कांग्रेस के साथ जी। गठबंधन या यहाँ गठबंधन की राजनीति का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। इसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं, राजस्थान का जिक्र कर बिल्कुल। सकते हैं, गुजरात का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ पे मल्टीपोलर कंटेस्ट है, उन राज्यों में बिहार भी एक राज्य है। जिन पार्टियों का हमने जिक्र जी। किया, दो राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ। इसके बाद दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी, जेडीयू और आरजेडी, और तमाम और छोटी रीजनल पार्टी जिनका जनाधार अलग अलग इलाकों में है। ये सब इन सब पार्टियों में वोट का बिखराव इतना हो जाता है हाँ। कि ऐसे राज्य जहां मल्टीपोलर कंटेस्ट है, और ऐसे कई राज्य हैं, आसाम की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, और तमाम तरह के राज्य हैं जहां मल्टीपोलर कंटेस्ट है, जहां बहुदलीय एक तरह से चुनाव हो रहे हैं। ऐसे जगहों में चुन पार्टियों के लिए जी। एक मजबूरी हो जाती है कि वो गठबंधन करें। और यही वजह है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति पिछले 30 सालों में हमें देखने को मिल रही है। सर ये ऐसी सूरत में ये जो कई नाम हम सुनते हैं, मुकेश साहनी एक पार्टी चलाते हैं वीआईपी, बिहार में मल्लाहों के नेता माने जाते हैं और शायद 20-25 सीटों पे भी लड़ लें तो बड़ी बात है। पप्पू यादव है, जो अगेन ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपनी एक पार्टी चलाते हैं। तो ये लोग जो बहुत ही हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं और कई बार हम देखते हैं कि ये लोग इनका इनका जनाधार भले ही कम हो लेकिन ये सौदेबाजियां बड़ी करते हैं। उप उप मुख्यमंत्री के लिए कोई सौदेबाजी करता हुआ नजर आता है, कई बार कोई मलाईदार महकमों के लिए सौदेबाजी करता हुआ नजर आता है। तो ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, मुकेश साहनी, पप्पू यादव, आम आदमी पार्टी भी 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है बिहार में, तो ये बिहार के इस मौजूदा चुनाव को किस तरह प्रभावित करेंगे? तो आपने कहा मलाईदार पदों के लिए बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन मलाई तो तब जमेगी जी। जब दूध गर्म होगा, और दूध गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है तभी मलाई जमती है। इनकी जी। सौदेबाजी उसके पहले शुरू हो जाती है। सौदेबाजी सीटों के लिए होती हम्म। है कि हमें कितनी सीट, अगर मैं हम्म। गठबंधन का पार्ट रहूंगा, मैं गठबंधन के साथ आता हूं, तो हमें सीटें कितनी मिलेंगी। और अगर सीटें जब ज्यादा मिल जाती हैं और चुनाव वो जीत करके कुछ संख्या में आ जाते हैं विधानसभा में, और जब उनका उनकी हैसियत ऐसी रहती है कि उनके समर्थन के बिना सरकार नहीं बनती, तब वो मलाई के लिए फिर अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें मलाई मिले। अ, जी। सवाल ये है कि इनका महत्व कितना है। ये छोटी छोटी पार्टियां हैं और आपने जिस बात का जिक्र किया कि इनका क्या अस्तित्व है, वो ये खुद नहीं मानते कि जी। उनका महत्व है बिहार के राजनीति में कोई कम है। भले ही इन पार्टियों का हम्म। जनाधार, अगर हम पूरे बिहार की बात करें,
तो किसी पार्टी को 3% वोट, किसी को 4% वोट, अगर किसी पार्टी को शायद 5-7% भी वोट आ जाए। लेकिन एक हम्म, क्लोज कंटेस्ट में, जब चुनाव बहुत नजदीकी का मामला हो जाता है और ऐसे क्षेत्रों में 2000-3000 वोट बड़े मायने रखते हैं। और जिन पार्टियों का जिक्र हमने पहले किया, एलजेपी का जिक्र, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी का जिक्र, दलित वोट बिखरे हुए हैं। 15% तो पूरे बिहार में है, लेकिन कमोबेश सारी कंस्टिट्यूंसी जी, में कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 10,000 ऐसे दलित वोट आपको मिलेंगे बिखरे हुए। तो इन दलित वोटों को अगर आप बिल्कुल। अपनी तरफ समेट लें, तो क्लोज कंटेस्ट में ये छोटी छोटी पार्टियां बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि बड़ी पार्टियां, भले ही ये छोटी पार्टियां हैं, उनको अपने तरफ लुभाने की कोशिश करती है। सर, आपने कहा कि 30 साल से बिहार की राजनीति में गठबंधन का महत्व तो बहुत देखने को मिल रहा है। तो हम अपने वो दर्शक जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या फिर जो युवा दर्शक हैं 20-25 साल की उम्र के हैं, यानी 30 साल से कम के हैं, तो मैं उनके नजरिए से इस सवाल पूछ रहा हूं कि क्या क्यों 30 साल पहले क्या मोड़ आया था, या फिर 30 साल से पहले क्यों गठबंधनों का महत्व नहीं था, और वो कौन सा मील का पत्थर था जिसने बिहार में गठबंधनों को अहम बना दिया? 30 साल पहले कांग्रेस का वर्चस्व था बिहार की राजनीति में, और उसके पहले जी। कई चुनाव कांग्रेस अकेले दम पे जीतती थी। कांग्रेस को कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं होती थी। और कांग्रेस के, हम जब वोट बैंक की बात करते थे तो हम कहते थे कांग्रेस का एक रेनबो कोलिशन था। और रेनबो कोलिशन क्यों कहते थे? जैसे रेनबो में तमाम तरह के रंग समाये होते हैं एक साथ, उसी तरह से कांग्रेस को हर वर्ग समुदाय का वोट कमोबेश मिलता था। और कांग्रेस तकरीबन 40% वोट, 45% वोट लेकर अकेले दम पर चुनाव लड़ती थी। 1990 के समय बिहार की राजनीति में एक नया परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन देश की राजनीति के में होने वाले परिवर्तन के साथ जाता है। 1989 का लोकसभा ये चुनाव मंडल आपको याद। कमंडल की राजनीति जब शुरू थी। यस, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी, मंडल 1989 में कमंडल की पॉलिटिक्स जब शुरू मंडल हुई थी। कमंडल की जी। पॉलिटिक्स जब शुरू होती है, तो 90 के दशक में तमाम रीजनल पार्टियों का एक तरह से उदय होता है बिहार में ही नहीं, यूपी में और कई अलग अलग राज्यों में भी। तो ये जिनकी बात आज हम कह रहे हैं, ये सब उससे बिखर करके नए नए पार्टियां बनी हैं, जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया। ये तमाम पार्टियां 90 के दशक में बिहार की राजनीति में आते हैं, अपना अपना जनाधार बनाते हैं। चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, विकासशील पार्टी हो, और चाहे आप जीतन राम मांझी की पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, चाहे एलजेपी का जिक्र करें, ये तमाम पार्टियां 90 के दशक में इन सब की शुरुआत होती है। 10-15 साल, 20 साल में इन्होंने अपना जनाधार बनाया। और जब इन्होंने अपना जनाधार बनाया, तो कांग्रेस का जनाधार नीचे जाने लगा। और यही वजह है कि जो एक मुश्त वोट कांग्रेस को पहले मिलता था, जिसकी वजह से कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाती थी, कांग्रेस के वोटों का बिखराव हुआ। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस का वोट तकरीबन अब बिहार में 4-5% रह गया है। ये सारा वोट, उनका जो 40-45% वोट था, ये सब ये छोटी छोटी पार्टियों में बट गया है। और यही वजह है कि पार्टियों को गठबंधन करना जी। पड़ता है, क्योंकि किसी पार्टी ने इसका बड़ा हिस्सा अपनी तरफ नहीं लिया। किसी पार्टी के पास 30% वोट नहीं है। पार्टी अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन में भी, किसी भी पार्टी का हम जिक्र कर लें, बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन, पिछले 3 साल के प्रदर्शन में भी पार्टियों को तकरीबन 23 से 24% ही वोट मिल पाया बेस्ट परफॉर्मेंस में। यही वजह है कि 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति गठजोड़ की राजनीति हो गई, अलायंसेस की राजनीति हुई। और 85 का चुनाव जो था, 1985 का चुनाव बिहार की राजनीति में, वो एक लास्ट चुनाव था जिसमें कोई गठबंधन नहीं हुआ, बड़ा गठबंधन नहीं हुआ। और वो चुनाव कांग्रेस अपने दम पर आखिरी चुनाव जीत पाई थी। जी, तो सर कांटे का सवाल कि इस बार के गठबंधनों में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? आ, कांटे का सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कांटा मेरे नजरों से तो बिल्कुल साफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि दोनों कांट जी। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं नीचे ऊपर होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। मुझे लगता है कि पलड़ा बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ है। और जिस पाले में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, मैं कहना चाह रहा हूँ जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, जिसके साथ आज कम से कम एलजेपी साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, जीतन राम मांझी भी उसके उनके पाले में आ गए हैं। ये गठबंधन जो है अपने आप में बहुत सशक्त गठबंधन दिखाई पड़ता है, और मुझे लगता है पाला काफी इनकी तरफ झुका हुआ है।
सर एक सवाल कि आप इन दिनों बात चल रही है, ये हालिया एक डेवलपमेंट है कि चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ने का मूड बना रही है 143 सीटों पर। कह रहे हैं कि चिराग पासवान खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे उनकी पार्टी में एक सोच है। तो क्या अगर एलजेपी अलग चुनाव लड़ जाती है अपने इस एनडीए गठबंधन से, तो क्या यह स्थिति पलट सकती है? क्या कोई ऐसी पुरानी स्थिति भी है जिसमें हमने देखा हो कि कोई गठबंधन से एक धड़ा टूटा और उसने सरकार और सत्ता पलट दी? बिहार में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता बिहार में इसकी कोई गुंजाइश है। अगर धड़ा टूटता जी। है, एनडीए में बिखराव आता है, एलजेपी अलग चुनाव लड़ती है, तो हो सकता है कि जीत हार का जो अंतर है एनडीए और उनके जो करीबी, जिस भी कंस्टिट्यूंसी में जो भी करीबी होगा, तो कुछ कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है एलजेपी इतना वोट काट सके कि कहीं कहीं पे एनडीए का उम्मीदवार हार जाए। लेकिन कुल मिलाकर के जीत हार का अंतर कम हो सकता है, सीटों का नंबर कम हो सकता है एनडीए के लिए, लेकिन पूरा का पूरा पासा बदल जाएगा। क्या आरजेडी चुनाव जीत जाए या एलजेपी अपने दम पे चुनाव जीत जाए, ऐसा होता हुआ मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक और कोई सवाल सर, आपके पास वक्त कम है कि ये हम अपनी तमाम डिस्कशन में ये मान के चल रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन जीत रहा है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। क्या ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है कि चूंकि अलग अलग पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी कुछ सीटें ले लें, चिराग पासवान जो नाराज हैं वो कुछ सीटें ले ले, बीजेपी भी अच्छी खासी सीटें ले ले और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार के लिए पक्की ना रह पाए? इसकी गुंजाइश तभी है, आपने पार्टियों का जिक्र किया जो एक तरह से अभी अलायंस के पार्ट हैं। एलजेपी के लिए तो इतनी संभावना नहीं है कि वो जी। इतनी सीटें जीत जाएं कि नीतीश कुमार को चैलेंज करने लगे चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए भी ये संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अगर एक संभावना अगर है तो वो ये बीजेपी दोनों के लिए बीजेपी है। से मिल जाए। अगर बीजेपी से मिल अगर जी। दोनों, हाँ अगर, नहीं मैं दो तीन पॉसिबिलिटीज का जिक्र कर रहा हूँ। बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है और जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं, इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। हो सकता है कि बीजेपी दबाव डालने लगे कि भाई ऐसी स्थिति में जब हम चुनाव ज्यादा जीत करके आ रहे हैं, हमने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारे जो स्ट्राइक रेट है, विनेबिलिटी है, आपसे कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब है बिहार में बदलाव की स्थिति आ गई है। कम से कम मुख्यमंत्री के पद में बदलाव आना चाहिए। और दूसरी स्थिति जिसका जिक्र आपने किया, नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें कम आ हुँ। जाती हैं। बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि वो जीतन राम मांझी और एलजेपी के साथ मिल करके सरकार बना सकती है। इस सूरत में भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के पद के लिए कोई नया उम्मीदवार आए, कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मुझे इसकी अभी बहुत गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। इन संभावनाओं पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये संभावना हकीकत में बदल सकती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती है। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी। तो ये आपका ये एनालिसिस आज जिन दर्शकों ने देखा है, मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स पे कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज़्यादा इस 20 मिनट के इंटरव्यू को आपके देखकर वो इस पॉलिटिक्स को समझ जाएँगे।